Hello, good evening everyone. I am Dr. Puneet Dikshit, and as today is Makar Sankranti, um, so happy Makar Sankranti to all of you. Today I will talk about brain hemorrhage. Brain hemorrhage actually hemorrhage in the parenchyma of brain because of leakage of blood from blood vessels. Now, the most common cause of this intracerebral hemorrhage or brain hemorrhage is hypertension. Hypertension is most important cause, and I see most of the patient who neglect their BP portion. They says that डॉक्टर साहब जब हमको सर में दर्द होता है तब हम दवा खा लेते हैं, या जब हमको हल्का सा चक्कर तब हमको लगता है हमें पता चल जाता है हमारा बीपी बढ़ा है. लेकिन ब्रेन हेमरेज जो होता है एक्चुअली दिस इंट्रासेरेब्रल ब्लीड ये वंस इन अ वाइल वाली सिचुएशन है, और जब हो जाती है तो फैटेलिटी रेट वेरी हाई होता है. सो मेरा आग्रह है हर हाइपरटेंसिव पेशेंट से कि आप अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलर चेक कराएं, मतलब मॉनिटरिंग में रखें, और बीपी की दवा ज़रूर लें. आप अपने या हमको महसूस होता है तब हम खा लेते हैं, इस पे ना चलें. मैक्सिमम ब्रेन हेमरेजेस वी सी मैक्सिमम नंबर ऑफ हेमरेजेस इन दिस winter season, and especially most of the patient brain hemorrhage patient, when they come to us, their complaint is like this, that doctor sahab, he is normal in the morning, but when he went for taking shower or taking bath in bathroom, and uh, then he suddenly developed this, or when he came out there and doing his puja in his puja room, and then suddenly he developed brain hemorrhage. And when I asked about the history of this hypertension, then they said that डॉक्टर साहब रहता था, लेकिन हम मतलब कभी कभी जब इच्छा होती दवा खा लेते थे. सो जो ब्रेन हेमरेज है, भले ही ये 10 to 20% ऑफ ऑल स्ट्रोक है, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट जो इसके होते हैं अप टू 72% दे आर हाइपरटेंसिव and they are living unhealthy life. They take unhealthy food. They actually sometimes they smoke. They take alcohol, और they live in stress. पता नहीं किस चीज़ का स्ट्रेस है. कोई बात चल रही तो चल ही रही है, मतलब दिनों चल रही, परेशान जरा जरा सी बातों को लेकर के उसी में उलझे पड़े हैं. तो मतलब जो स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, मतलब ये वॉक करो, मतलब अपनी लाइफ स्टाइल एकदम हेल्दी रखिए. वॉक जरूरी है, डेली वॉक करिए. हाँ, मतलब जब जैसे अब शीत लहर है तो उस समय घर के अंदर वॉक करो, लेकिन डेली एक रूटीन होना चाहिए, वॉक करना है. सो वॉक करिए, अच्छी लाइफ स्टाइल फॉलो करिए, अच्छा खाना खाइए, है ना. स्मोक और एल्कोहल तो आप ही छोड़ सकते हैं, उसको छोड़िए. क्विट स्मोकिंग, एल्कोहल. आपको ये सब ब्रेन हेमरेज जैसा ये सब सिचुएशंस कभी नहीं फेस करनी पड़ेंगी. नाउ beside hypertension, other causes are also there, and these are actually sometime there are various vascular malformation inside our brain, such as AVM or cavernous angioma. So here for medical professional I want to share something कि ये कुछ नसों के गुच्छे जो एवियम और कैवर्नस एंजियोमास होते हैं, ये मोस्टली लोबार ब्लीड करके, मतलब एट द सरफेस, मतलब ब्लीड एट द सरफेस, तो लोबार ब्लीड करके प्रेजेंट करते हैं, और ये प्रोग्रेसिव होते हैं इसी वजह से, क्योंकि ब्लीड हुआ, प्रोटेक्टिव कोर्स होता हुआ और फिर रिजॉल्व हुआ, तब तक फिर से ब्लीड हो गया. सो इसका मेजर डिफरेंशियल मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है. कई बार मतलब प्री इमेजिंग एरा में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल्स था. सो जो ये कैवर्नस एंजियोमास होते हैं, ये पॉन्स में भी बहुत कॉमन होते हैं. ये एमआरआई में पॉपकॉर्न अपीयरेंस देते हैं. वाई? बिकॉज ऑफ हीमोसिट्रिन रिंग एट द पेरिफेरी एंड मिक्स्ड हाइपर एंड हाइपो इंटेंसिटी एट द सेंटर नाइडस. ओके, एंड देन आफ्टर this vascular malformation, other causes, tumoral bleed is an important cause. Tumoral bleed, although rare, but it is an important cause. Some patient have glioblastoma multiformis, or some patient have cancer
bronchogenic carcinoma or renal cell carcinoma or melanoma or choriocarcinoma in female, and then they metastasize to the brain. They have there are multiple metastasis in the brain and bleeding from there. इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो इमेजिंग करते हैं, तो इमेजिंग की कुछ फीचर्स जो कि बताते नहीं ये नॉर्मल ब्लीड नहीं है. पहला, अनयूजुअल साइट अगर है ब्लीड की, जैसे कार्पस कैलोसम के अराउंड ब्लीड है, कार्पस कैलोसम में ब्लीड है, तो मतलब ये नॉर्मल हाइपरटेंसिव साइट तो है नहीं. और मल्टीपल लोबार ब्लीड्स हैं. सो इन केस ऑफ मल्टीपल लोबार ब्लीड्स यू हैव टू थिंक अबाउट दिस. एंड बिसाइड दिस, suppose along with bleed you find enhancing nodule, or there is much more edema and mass effect in imaging than the size of the blood, then think about this tumoral bleed. After this, this oral anticoagulant, antiplatelet drugs, when you thrombolize your patient with thrombolytic agents, or sometime acute leukemia, hemophilia, ITP, these patients may also present with brain hemorrhage. Now one important point I want to share here with you, that patient with this patient with anticoagulant related bleed, it is more common in patient having CAA, and CA patient having cerebral microbleed. If you thrombolize that patient, or if you are giving prescribing oral anticoagulant, then be very careful. Keep INR within range of 2 to 3. Even slight derangement may lead to the massive lobar bleed. So use anticoagulation with caution. Use antiplatelet with this CAA patient, or in MRI if cerebral lobar cerebral microbleed is there, then give this blood thinner very cautiously. Now sometimes patient come to us with brain hemorrhage, and they also have concomitant MI, मतलब उनको हार्ट अटैक भी पहले कभी हो चुका होता है, और उनकी उसके लिए ब्लड थिनर चल रहे होते हैं. तो कुछ समय के लिए तो हमें बंद करना पड़ता है, बट वी स्टार्ट इट इन 2 weeks टाइम, और इन 2 weeks. So even in a patient of brain hemorrhage, it is not like this that you never use antiplatelet or anticoagulant if patient is suffering from brain hemorrhage in past. Okay, if it is necessary or patient is suffering from vaso-occlusive disease, then you have to give this, but in small amount, in low dose, and with monitoring. If you are prescribing or you are giving this anticoagulant, then keep INR between 2 to 3. Okay, so strict watch about INR must be there. Now after this antithrombotic or fibrinolytic agents, there are few more causes such as trauma. Head trauma may lead to extraaxial hemorrhage, like this traumatic SH, SDH, EDH, and it may lead to contusion hematoma at basifrontal region, at anterior temporal and occipital due to coup counter coup injury. Then sympathomimetic agents such as cocaine, illicit drugs आप ले रहे हैं, and it lead to vasoconstriction and vasodilatation. As we generally see in our angiography, there is a cerebral vasoconstriction, spasm and dilatation, and that may lead to bleed. So spasm and dilatation and temporary hypertension. So you never experience hypertension, but when you take these illicit drugs, it lead to temporary hypertension and may lead to bleed. Okay. Then after this causes and risk factor, how patient of brain hemorrhage present to us, इसके बारे में कि कैसे आते हैं प्रेजेंट. तो प्रेजेंटेशन 2 तरीके की होती है. प्रेजेंटेशन फर्स्ट ड्यू टू रेज्ड ICP, जब भी, क्योंकि ब्रेन एक हड्डी के ढांचे के अंदर है, तो कभी भी ब्लड आएगा तो प्रेशर बढ़ेगा ब्रेन का, ICP बढ़ेगा, क्योंकि उस ब्लड के लिए जगह तो थी नहीं, तो अब वो चूंकि आया है तो इट लीड टू इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर. And the symptoms of intracranial pressure is headache, nausea, vomiting, altered sensorium.
सर दर्द होगा, उल्टी होगा और पेशेंट का दिमाग सुस्त होने लगेगा, बेहोशी की तरफ जाने लगेगा। अच्छा, अब इसके बाद हेलो, अब इसके बाद हम लोग जनरली इसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें तो लोकेशन रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लीड जो होती है, ये होती है पुटामिनल ब्लीड। पुटामिनल ब्लीड मतलब ब्लीड इन द पुटामिन पोर्शन। एंड पुटामिनल ब्लीड की खास बात क्या होती है कि ये मोस्ट कॉमन होती है एंड इट इज़ मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हाइपरटेंसिव ब्लीड। एंड पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है पुटामिनल ब्लीड का? जनरली मोटर सिम्टम्स और सेंसरी मोटर स्ट्रोक की तरीके प्रेजेंटेशन होता है। और प्रोग्नोसिस डिपेंड करती है कितना साइज है। इफ स्मॉल साइज देन प्रोग्नोसिस गुड, इफ इट इज लार्ज देन इट इज बैड। And overall prognosis 37, mortality is 37%. So mortality is quite high in this. Then after this, lobar hemorrhage are more common in patient with cerebral amyloid angiopathy or in a patient with these vascular malformation. Okay, so these vascular malformation or cerebral amyloid angiopathy, they present with lobar hemorrhage, and here prognosis is more or less good. Then caudate hemorrhage and thalamic hemorrhage, interventricular extension is more common in these two. And caudate hemorrhage mostly presentation of caudate hemorrhage like SH, headache, vomiting, and depressed consciousness and signs of meningeal irritation. The prognosis is generally good in caudate hemorrhage. And then pontine hemorrhage presence, if it is massive then it may lead to coma or decerebrate posturing and quadriplegia. And small hemorrhages present with lateral pontine syndrome, features of 1.5 syndrome or gauge palsy or 7th nerve palsy. So these may be presentation. Medullary hemorrhage are generally secondary to this pontine hemorrhage, and midbrain hemorrhages are generally rare, and but prognosis is very good. Then finally, intraventricular hemorrhage inside the ventricle. Generally, it is secondary to the caudate or thalamic hemorrhage, but sometime primary intraventricular hemorrhage may be there. This primary hemorrhage is due to bleeding of vessels, subependymal vessels, bleeding of subependymal vessels, and presentation is headache, vomiting, and altered mental status. And prognosis, if patient is comatose, then prognosis is patient generally succumb. But if patient is conscious or dull drowsy, then generally improve with no residual deficit. Now, how will you treat this brain hemorrhage patient? This is an important topic. So treatment is again to reduce ICP, इंट्रासेरेब्रल प्रेशर। ब्रेन का प्रेशर को आपको कम करना है। कैसे कम करेंगे? सबसे पहले पेशेंट अगर ब्रेन हेमरेज का आया है तो सबसे पहले उसमें ABC एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन मेंटेन करिए। अगर हम लोग एक स्केल लगाते हैं ग्लासगो गोमा स्केल, इफ़ इट इज़ लेस देन 8, अगर ये काफ़ी कम है तो पेशेंट को एनेस्थीसिया दे करके, फेंटेनिल दे करके हम लोग एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं। एंड देन आफ्टर दिस हेड इंड एलिवेशन करते हैं पेशेंट का। पेशेंट के हेड इंड को एलिवेट करते हैं, मैनिटॉल देते हैं, समटाइम हाइपर वेंटिलेट कराते हैं, जिसमें PCO2 हम लोग 25 to 30 के mmHg के राउंड रखते हैं। एंड इसके अलावा जैसे अगर पेशेंट में कोई ओरल एंटीकोगुलेंट ले रहा था, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स ले रहा था, तो उसको सबसे पहले तुरंत करते हैं। अगर डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट ले रहा था, सपोज पेशेंट वारफरीन ले रहा होता है, तो हम लोग तुरंत उसको वारफरीन के लिए विटामिन के देते हैं और प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसनट्रेट और फ्रेस्फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं। अगर पेशेंट हेपारिन डायलिसिस में, जैसे पेशेंट को हेपारिन लगा, उसका ब्रेन हेमरेज हो गया, तो प्रोटामिन सल्फेट देते हैं, से लोड कराते हैं। अगर थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, इफ पेशेंट इज undergoing thrombolysis for infarct and then develop bleed, then we offer
that patient, this cryoprecipitate, 10 unit of cryoprecipitate or equivalent fresh frozen plasma plus 1 gram tranexamic acid. In brain hemorrhage, a TIC2 ट्रायल, एक नया ट्रायल हुआ TIC2, उसके अकॉर्डिंग स्पॉन्टेनियस ब्रेन हेमरेज में हम ट्रेनेक्सा या ट्रेनेक्सामिक एसिड 1 ग्राम स्टेट देन 1 ग्राम ओवर 8 आवर देते हैं, और ये देते हैं इनिशियल 6 to 8 आवर्स में. विंडो इसकी 6 आवर्स लेकर के चलिए, 6 आवर्स की विंडो में हम ये करते हैं टू प्रिवेंट फर्दर एक्सपेंशन ऑफ हेमेटोमा. सो फर्दर हेमेटोमा एक्सपेंशन को रोकता है केवल. ओवरऑल प्रोग्नोसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मॉर्टेलिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, पेशेंट की जान बचने में आसानी हो जाती है. ओके, देन आफ्टर दिस सर्जरी का भी रोल है ना. स्टिच, एक ट्रायल हुआ था, सर्जिकल ट्रायल इन दिस स्टिच ट्रायल in intracerebral hemorrhage, surgical trial in intracerebral hemorrhage. So in this trial it is concluded that there is generally no major difference between surgically treated patient and medically treated patient, except if hematoma is located within 1 centimeter from the cortex. One indication, large hematoma है और cortex और surface से 1 centimeter के दायरे में है ना. And then second indication is if suppose patient is having AVM, aneurysm or any cavernous angioma or vascular malformation. And then third indication is cerebellar hemorrhage if it is large in size, more than 3 centimeter, or hydrocephalus is there, or obliteration of quadrigeminal cistern is there, or patient is having compressive pontine tegmental presentation is there. So tegmentum press अगर हो रहा है, सो अगर टेगमेंटम प्रेस होगा तो 7th गेज पैल्सी होगी, 7th नर्व पैल्सी होगी. तो अगर आपको ये सब मिल रहा है तो उसमें आप सर्जिकल डिकम्प्रेशन करें. अब या तो आप इसमें डायरेक्ट इवैक्यूएशन कर सकते हैं, और या फिर आप वेंट्रिकुलोस्टमी कर सकते हैं, मतलब वेंट्रिकुलर ड्रेनेज कर सकते हैं. सिमिलरली अगर इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज है एंड हाइड्रोसेफलस है तो वहाँ पर भी वेंट्रिकुलर ड्रेनेज हम लोग करते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. And next time I will talk about subarachnoid hemorrhage. Okay.